वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरर डिटेक्शन कोर कंसेप्ट्स विद मिसलेनियस क्वेश्चंस पार्ट 1। एरर डिटेक्शन के कोर कंसेप्ट्स जो आज हम डिस्कस करेंगे उनमें ग्रामर की टेक्निकलिटीज़ शामिल होंगी। ग्रामर की टेक्निकलिटीज़ से मतलब है जितने भी पार्ट ऑफ स्पीचेस होते हैं उनसे रिलेटेड एरर्स वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक आइडिया होता है, वो सेंटेंसेस में आता है तो किस तरह से दिखता है, उसे कैसे करेक्ट करना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए करेक्ट करते समय एरर डिटेक्शन को, जो बेस होता है ग्रामर का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये बेस होता है, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन वाला पार्ट कोर कंसेप्ट के साथ रहेगा, जिसमें एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड एरर्स वाले पार्ट को बात की जाएगी और साथ में मिसलेनियस क्वेश्चंस होगा। मिसलेनियस क्वेश्चंस में इसके अलावा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि क्लोज टेस्ट हो सकता है या पैसेज हो सकता है, या जिस तरीके के एग्जामिनेशंस में स्पेशली पूछे जाने वाले पार्ट्स होते हैं वो रखे जाएंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरर डिटेक्शन कोर कंसेप्ट्स विद मिसलेनियस क्वेश्चंस पार्ट 1। देखिए, अब यहां पर ये बात किस तरह से अप्लाई हो रही है देखते हैं। इस सेंटेंस में एरर डिटेक्शन वाला हमें पार्ट करना है, लेकिन इस बार ध्यान रखना है कि कोर कंसेप्ट्स के पार्ट पर इसे देखना है, क्योंकि जैसे नाउन है, आर्टिकल है, प्रोनाउन है, सिंटैक्स है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है या वर्ब है, टेंसेस है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, इनसे रिलेटेड जो एरर्स होती है, फिलहाल हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। ऑल द एथिक and values that you consider genuine cannot help you and your friends in this type of scenario। सेंटेंस कह रहा है कि जितनी भी एथिक्स हैं और जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो आप सही समझते हैं, जेन्युइन कंसिडर करते हैं, वो आपकी मदद नहीं करने जा रही है और तो आपके दोस्तों की मदद नहीं करने जा रही है इस तरीके के सिनेरियो में, मतलब इस तरीके के हालात में। तो ये सेंटेंस जो है जिन बातों को कह रहा है उसमें हमें ये चेक करना है सिंगुलर या प्लूरल की कोई एरर तो नहीं है, कोई नाउन की एरर तो नहीं है, कोई प्रोनाउन की एरर तो नहीं है, कोई प्रीपोजिशन की तो नहीं है। तो सेंटेंस को कोर कंसेप्ट्स को ध्यान रखते हुए कैसे जांचना चाहिए ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ऑल लिखा हुआ है तो नाउन प्लूरल होना चाहिए। ये नाउन और ये नाउन वाला पार्ट है, ठीक है। ये देखिए एस नहीं है इसमें और इसमें एस है, ये तो प्लूरल है। उसके बाद दैट लिखा हुआ है, दैट सेंटेंस में कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है यहाँ, ठीक है, जो सेंटेंस को जोड़ रहा है। और उसके बाद दैट यू कंसिडर, जिन्हें आप कंसिडर करते हैं जेन्युइन, मतलब जेन्युइन मानते हैं। यहां पर जेन्युइन जो शब्द है वो है एडजेक्टिव, विशेषण, ठीक है। उसके बाद कैन नॉट हेल्प यू, आपको मदद नहीं करेगा। कैन नॉट से पता चलता है कि सेंटेंस का जो टेंस है, और यहाँ कंसिडर से भी पता चलता है कि सेंटेंस का टेंस जो है वो है प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। और इसके बाद योर फ्रेंड्स यहाँ पर प्लूरल है इन दिस टाइप ऑफ। देखिए दिस के साथ टाइप लगा है तो दिस के साथ सिंगुलर नाउन आता है, इसलिए ये टाइप सही है, ऑफ सिनेरियो। अब सिनेरियो का सिंगुलर, प्लूरल, सिनेरियो या सिनेरियोज हो सकता है। अगर एक पर्टिकुलर सिनेरियो बात करेंगे तो सिनेरियो वर्ड फिर सिंगुलर रहेगा, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस के बेस पर कौन सा पार्ट है जिसमें हमें एरर ढूंढनी है। अगर देखा जाए तो सेंटेंस में एक नज़र में देखने में कोई खास ऐसा एरर का पॉइंट नहीं लग रहा है कि कौन सा गलत होगा कौन सा सही होगा, लेकिन जो वर्ड्स को मैंने सर्कल किया है उन वर्ड्स के बेस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको आंसर्स के कंफर्म होने की पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। जिन वर्ड्स को सर्कल किया गया है उनके बेस पर देखते हैं। लेट्स गो फॉर द आंसर्स एंड चेक इट आउट कि क्या आंसर्स हैं। देखिए तो आंसर यहां पर क्या निकला। सेंटेंस में जो लिखा है एथिक, तो एथिक नहीं होता है, सही वर्ड है एथिक्स, ETHICS। एथिक्स का मतलब होता है उसूल। उसूल जो वर्ड है हिंदी का उसे एथिक्स कहा जाता है। इवन बिजनेस में भी एथिक्स होती हैं। बिजनेस का मतलब है व्यापार करना, लेकिन बिजनेस जब आप MBA में जाते हैं, MBA पढ़ते हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, आप चाहते हैं कि एक MBA आपका क्वालिफिकेशन हो और अच्छा आपको प्राइवेट वर्ल्ड में बहुत अच्छी जॉब मिले। ऐसी सिचुएशन में भी आपने देखा होगा उसमें भी एक सब्जेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एथिक्स, बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का मतलब है कि बिजनेस भी करिए, आप व्यापार करिए, पैसा कमाइए दूसरों से, लेकिन उसके भी कुछ कायदे कानून या कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। मतलब वो किसी को
कष्ट पहुंचा के नहीं होना चाहिए, वो जो बिजनेस है आपका वो कुछ जेन्युइन बातों पे भी बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, समाज के लिए भी अच्छा होना चाहिए। इसीलिए वहां पर एथिक्स वर्ड आता है उसूलों के लिए। तो यहाँ एथिक वर्ड जो है ये एडजेक्टिव के फॉर्म में हो जाएगा, जबकि इसे प्लूरल ही लिखा जाता है, इसे सिंगुलर नहीं लिखा जा सकता है। इसका रेफरेंस देखिए तो बात क्लियर हो जाएगी। जैसे एथिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इनिंग्स हो गया, आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। ये सारे वर्ड्स प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं। इसमें देखिए CS, TICS, S सब में प्लूरल फॉर्म है। इनको सिंगुलर लिखा ही नहीं जाता अंग्रेजी भाषा में। अगर नाउन के पर्सपेक्टिव से बात की जाएगी तो हमेशा प्लूरल रहेंगे, और यही पॉइंट यहां पर एरर वाला बन गया था, ठीक है। ऑल द एथिक्स एंड वैल्यूज दैट यू कंसीडर जेन्युइन कैन नॉट हेल्प यू एंड योर फ्रेंड्स इन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो करने पर सेंटेंस सही हो जाएगा। इसकी जगह पर ये वर्ड यहां पर आ जाएगा, और ये इसकी रेफरेंस वैल्यू है, ये ध्यान रखिएगा। इससे एथिक्स है, मैथमेटिक्स है, इनिंग्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे हमने कहा, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, पढ़ने के विषय प्रॉपर नाउन होते हैं, इन्हें भी प्लूरल ही लिखा जाता है, इनका फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है इंग्लिश भाषा में, ठीक है। चलिए, आई होप यहां तक आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है कोर कॉन्सेप्ट्स का सही से समझ में आ गया होगा। ये नाउन पे बेस्ड था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द गोल्ड यूज्ड इन दीज ज्वेलरीज दैट यू हैव परचेज फ्रॉम दैट ओल्ड शॉप इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। सेंटेंस कह रहा है कि जो गोल्ड इस ज्वेलरीज में यूज किया गया, इन गहनों में यूज किया गया है, जो आपने जो है परचेस किया है उस पुरानी शॉप से, वो बेस्ट क्वालिटी का है। तो यहां पर सेंटेंस में देखिए द गोल्ड लिखा हुआ है, इसके पहले द लगा हुआ है, इन दीज के साथ प्लूरल नाउन आता है, तो देखिए प्लूरल यहाँ पर है। दैट यू हैव परचेज, जो आपने परचेस किया फ्रॉम दैट शॉप, उस ओल्ड शॉप से, वो इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। ये इस किसके लिए आया है, ये यहाँ पर सेंटेंस में आया है, यहाँ पर द गोल्ड यूज इन दीज ज्वेलरी, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए द गोल्ड जो वर्ड यूज किया गया ये सब्जेक्ट है, इसके अनुसार वर्ब यहां पर सिंगुलर आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी प्रीपोजिशन से कोई दो नाउन्स को जोड़ा जाए तो पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल होना डिसाइड होता है। बात ज्वेलरीज के लिए नहीं है, बात गोल्ड के लिए है, ठीक है, कि जो गोल्ड यूज किया गया है इन ज्वेलरीज में, गहनों में, वो जो आपने खरीदे हैं फला शॉप से, वो बेस्ट क्वालिटी का है। तो यहां पर गोल्ड के लिए कहा गया है, इसीलिए वर्ब यहां पर सिंगुलर होगा, ठीक। अब देखिए इस सेंटेंस को बेसिक आइडिया हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके आंसर एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। लेट्स गो फॉर द आंसर एक्सप्लेनेशन एंड सी व्हाट इज देयर। देखिए अब यहां पर सेंटेंस देखिए कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ ज्वेलरीज नहीं होना चाहिए, आइटम्स ऑफ या पार्ट्स ऑफ ज्वेलरी होना चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी कैटल, देखिए रेफरेंस वैल्यू क्या कह रही है कि रेफरेंस का मतलब है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके होते हैं। ज्वेलरी हो गया, कैटल हो गया, सीनरी हो गया, ये सब सिंगुलर फॉर्म्स में ही जनरली यूज किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, JEWELLERY भी स्पेलिंग सही है एंड JEWELRY भी स्पेलिंग सही है, दोनों ही स्पेलिंग सही माने जाते हैं। बस फर्क ये ये स्पेलिंग जो है ब्रिटिश है तो इसको ज्यादा वैल्यू मिलती है, और ये ब्रिटिश नहीं है इसलिए इसको वैल्यू कम मिलती है। लेकिन रेफरेंस में ये दोनों पॉसिबिलिटीज बिल्कुल सही बैठ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैटल हो गया, ज्वेलरी हो गया, सीनरी हो गया, ये सब सिंगुलर फॉर्म्स में होते हैं, ये देखने में सिंगुलर होते हैं, इनके साथ जो है कभी भी प्लूरल फॉर्म SIS लगा के इनको सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते, ये सिंगुलर होते हैं। लेकिन क्योंकि कहा गया है ज्वेलरीज, तो इसके लिए आइटम्स ऑफ ज्वेलरी, अगर आपको ज्वेलरी वर्ड को प्लूरल लिखना है तो इसको प्लूरल S और ESIS लगा के नहीं बना सकते, तो इसके पहले ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आइटम्स ऑफ या आर्टिकल्स ऑफ या पार्ट्स ऑफ ज्वेलरी, ये करके आप इसे प्लूरल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी करना चाहें तो यहाँ पर दीज लगा है अगर, तो इसके बेस पर यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पर इसकी जगह पर आइटम्स ऑफ या पार्ट्स ऑफ या आइटम्स ऑफ या आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो वर्ब आया है ये इस गोल्ड के बेस पर आया है, ये मेन सब्जेक्ट है सेंटेंस का। और ध्यान रखिएगा जैसे हमने कहा गोल्ड है, आयरन है, ये वर्ड जो है इनके पहले जनरली द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आर्टिकल का ये रूल है कि ये सब प्रॉपर नाउन्स होते हैं और या फिर ये मटेरियल नाउन होंगे, दोनों ही कंडीशन में इनके पहले कोई आर्टिकल का इस्तेमाल करना जनरल कंडीशंस में सही नहीं माना जाता है। लेकिन इस सेंटेंस में कहा गया वो गोल्ड जो इन गहनों में यूज किया गया है, मतलब
कोई पर्टिकुलर तरीके का गोल्ड होगा, तो जब इन्हें पर्टिकुलराइज किया जाता है तो ऐसे अवस्था में गोल्ड और आयरन दोनों के पहले द का इस्तेमाल करना सही मान लिया जाता है। इस वजह से यहां पर ये जो गोल्ड लिखा है वो गलत नहीं है, सही है। ठीक है, हिंदी में अपवाद और इंग्लिश में एक्सेप्शन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, डिफरेंट टाइप्स एंड इवेंट्स ऑफ जिम्नास्टिक्स रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट्स दैट ओनली अ फ्यू पजेस। सेंटेंस कह रहा है कि बहुत अलग अलग तरीके के टाइप्स और काइंड्स और इवेंट्स जो होते हैं जिम्नास्टिक्स के, वो रिक्वायर करते हैं जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स और टैलेंट्स, जो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होता है, सिर्फ कुछ ही लोग उसे पजेस करते हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पर डिफरेंट एक एडजेक्टिव है, उसके बाद टाइप्स और काइंड्स ये दोनों प्लूरल नाउन है, और उसके बाद देखिए क्या लगा है, ऑफ लगा है, उसके बाद जिम्नास्टिक्स है। जिम्नास्टिक्स जो है ये एक पर्टिकुलर स्पोर्ट का नाम है। ठीक है, नेम ऑफ अ स्पोर्ट्स है, और साथ में ध्यान रखिएगा कि जिम्नास्टिक्स कई तरीके के एक्रोबैटिक स्टंट्स को मिला करके बनाया गया एक टर्म है, कलेक्टिव फॉर्म होता है। रिक्वायर्स लगा है सिंगुलर वर्ब, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स और टैलेंट्स है, और इसके बाद लिखा है अ फ्यू पजेस, मतलब सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास ही इतना बढ़िया टैलेंट और स्किल होता है कि जिम्नास्टिक्स के डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स और जो उसके टाइप्स होते हैं उनको जो है वो वर्कआउट कर सके। तो इस सेंटेंस में देखिए, या तो इनमें से कोई एरर समझ में अगर आता है तो वो ऐसी परिस्थिति में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मतलब सिंगुलर प्लूरल का हो सकता है, अदरवाइज सेंटेंस नो एरर की कैटेगरी में भी जा सकता है। चलिए देखते हैं आंसर एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। तो देखिए आंसर एक्सप्लेनेशन किसके बेस पर यहां पर था, यहां पर सेंटेंस में डिफरेंट टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ इवेंट्स जो कहा गया है, टाइप्स एंड इवेंट्स ऑफ जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स जो वर्ड है इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है आफ्टर इट इन जनरल। ठीक है, अगर यहां जिम्नास्टिक्स के साथ इज या आर हमें तय करना हो तो सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, प्लूरल नहीं लेंगे, लेकिन यहां पर जिम्नास्टिक्स के पहले ऑफ लगा है, और अगर एक नाउन में ऑफ लगा करके उसे दूसरे नाउन से जोड़ेंगे तो जो वर्ब आता है उस वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल होना जो होता है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, मतलब पहला नाउन उसके बाद ऑफ उसके बाद दूसरा नाउन फिर वर्ब, तो फर्स्ट सेकंड नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार मानता है। और यहाँ पर पहला सब्जेक्ट जो ऑफ के पहले है वो ये है, ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, इसलिए यहाँ वर्ब जो है वो सिंगुलर नहीं होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि ये रिक्वायर्ड जिम्नास्टिक्स के लिए नहीं आया, जिम्नास्टिक्स के साथ तो सिंगुलर वर्ब आता है, टाइप्स और काइंड्स के लिए आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर रिक्वायर होगा डिफरेंट टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ जिम्नास्टिक्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट दैट ओनली अ फ्यू पजेस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ही एक सिंपल सा लॉजिक वाला क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी कंफ्यूजिंग था, कई लोग इसे सॉल्व करने में गड़बड़ कर जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, the mankind have to bear the bad consequences of the global warming and soil erosion if it continues to ignore deterioration of the planet। सेंटेंस कहता है कि मानवता जो है उसे झेलना पड़ेगा बुरी परिस्थितियां, कॉन्सिक्वेंसेस या हालात या परिणाम ग्लोबल वार्मिंग का और सॉइल इरोजन का। सॉइल इरोजन जब होता है तो सॉइल की जितनी भी फर्टिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, इरोड हो जाती है, और अगर ये बात तब होगी, अप्लाई होगी अगर इंसान अभी भी समझा नहीं और उसने इग्नोर करता रहा डिटोरिएशन ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट को खराब होते हुए देखता रहा और उसने कोई स्टेप नहीं लिए, तो आने वाले समय में मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग को और सॉइल इरोजन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये तो सेंटेंस का एक बेसिक अर्थ था जो हमने बता दिया। अब आते हैं आंसर एक्सप्लेनेशन पे, लेट्स सी कि क्या हो सकता है। मैनकाइंड के साथ हैव का यूज किया गया, ये भी हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जो जो पॉसिबिलिटीज एरर की हो सकती है हम सब बताते जा रहे हैं। अब देखिए इसके बेस पर यहाँ पर क्या सामने आती है बात कि द मैनकाइंड नहीं होगा, यहाँ पर द हट जाएगा, पहले तो मैनकाइंड होना चाहिए, क्योंकि मानवता जो है एक ही मानवता की बात आप कर रहे हैं। जब मानवता की बात करेंगे मैनकाइंड की तो हमेशा जो है एक ही मानवता जो इस पूरे संसार में एग्जिस्ट करती है, वो कोई दो नहीं है, एक ही है, एक ही प्रजाति की बात की जा रही है, ह्यूमंस की बात करी जा रही है, तो इसलिए मैनकाइंड जो वर्ड है इसके साथ कभी भी जनरल कंडीशन में द नहीं लगता है। एक और बात, इसके साथ जो है वर्ब जो होता है वो भी सिंगुलर यूज होता है,
इसीलिए यहाँ हैव की जगह भी हैज लगा देंगे तो सेंटेंस और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मैनकाइंड हैज टू बियर द बैड consequences of global warming and soil erosion if it continues to ignore deterioration of the planet। इस तरह से करने पे सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक सिंगुलर वर्ब के साथ आने वाला ही जो नाउन है, और इसी वजह से इसको प्लूरल नहीं लिखते हैं, इसके पहले द नहीं लगता है, और वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कोर कंसेप्ट अब तक जितने देख रहे हैं वो वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में ही घूम रहे हैं। A board of robbers raided several caravans in the woods in this time of year। अब देखिए सेंटेंस कह रहा है कि जो एक बोर्ड है रॉबर्स का, जो जिसने रेड किया है कई सारे कैरावान्स मतलब कारवाओं पे उसने हमला किया है, लोगों को लूटा है। वुड्स में मतलब फॉरेस्ट में, इस ईयर के इस समय पर। ठीक है, इस ईयर में जो है इस पर्टिकुलर समय पे ऐसा किया है। तो यहाँ देखिए सेंटेंस है अ बोर्ड ऑफ रॉबर्स। पहले तो हमें चेक करना है कि क्या बोर्ड वर्ड रॉबर्स के ग्रुप के लिए सही है। रेडेड पास्ट टेंस हो गया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेवरल कई सारे, एक से ज्यादा कैरावन्स, या कैरावन को हिंदी में कहते हैं कारवां। देखिए हिंदी का कारवां शब्द ही इंग्लिश में कैरावन्स बना है। इन द वुड्स मतलब वुड्स का मतलब फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट का सिनोनिम है। वुड का मतलब लकड़ी और वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट। इन दिस टाइम ऑफ द ईयर की बात की गई है, इस साल के इस समय पर। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आंसर एक्सप्लेनेशन पे। लेट्स सी व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन एंड आंसर। तो देखिए ये भी नाउन के ऊपर बेस्ड था। देखिए यहां बोर्ड नहीं होगा, गैंग ऑफ रॉबर्स। रॉबर्स के लिए गैंग वर्ड यूज किया जाता है। बोर्ड BOARD, बोर्ड किसके लिए आता है, मेंबर्स के लिए। बोर्ड मेंबर्स होते हैं, बहुत बड़ी कंपनी होती है तो उस कंपनी में कई सारे बोर्ड मेंबर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो मिल करके डिसीजन लेते हैं उस कंपनी के भविष्य के लिए, क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे और कैसे कंपनी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो ये वहां यूज होता है। रॉबर्स के झुंड को कभी बोर्ड नहीं कहते, गैंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका काम होता है लूट मार करना, लोगों को परेशान करना। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। A pride of musicians has been invited to perform in the event by the head of the company। कंपनी के हेड के द्वारा एक प्राइड ऑफ म्यूजिशियंस को बुलाया गया है कि वो आए और परफॉर्म करे। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस इवेंट के लिए, अब यहां पर देखिए सेंटेंस में क्या है, अ प्राइड ऑफ म्यूजिशियंस। हमें देखना है म्यूजिशियंस का ग्रुप जो है क्या उसे प्राइड कहा जाता है, और ये सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, हैज बीन, हैव बीन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, बीन लगता ही वो परफेक्ट टेंस का पैसिव बन जाता है। इन द इवेंट, इवेंट के लिए इन सही है। बाय जिस व्यक्ति के लिए कहा गया है तो उसने जिसने बुलाया है कंपनी के डायरेक्टर या जो भी होंगे उसके लिए बाय का यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन पे और फटाफट देखते हैं कि क्या आंसर एक्सप्लेनेशन है। देखिए आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या निकलता है यहाँ पर। प्राइड नहीं होगा, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है। म्यूजिशियंस के झुंड को हमेशा बैंड कहा जाता है। ठीक है, जो मिल करके एक जगह परफॉर्मेंस देते हैं। प्राइड जो वर्ड है PRIDE, ये यूज किया जाता है हमेशा जो है किसके लिए यूज किया जाता है, लॉयंस के लिए यूज किया जाता है। जब लॉयंस मतलब शेर, बब्बर शेर जब समूह में चलते हैं किसी जंगल में तो उस जगह पर उन्हें, उनके झुंड को, लॉयंस के झुंड को प्राइड के नाम से जाना जाता है। भाई जंगल का राजा है तो उसके झुंड का नाम भी वैसे ही रखा गया, प्राइड ऑफ लॉयंस कहा जाता है। तो प्राइड इज यूज फॉर लॉयंस एंड बैंड इज यूज फॉर म्यूजिशियंस, जो यहाँ पर एरर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ क्राउड of soldiers who were marching all day in the scorching heat of the sun were asked, ठीक है, to break their steps। अब यहां पर देखिए सेंटेंस में कह रहा है कि जो एक क्राउड है सोल्जर्स का जो मार्च कर रहा था पूरे दिन भर स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन में, उनसे कहा गया कि उसे वो अपना स्टेप्स को ब्रेक कर दे और उसके बाद वॉक करे। अब यहाँ ब्रेक द स्टेप्स जो है ये इतना पार्ट देखिए, ये एक फ्रेज है, और स्कॉर्चिंग वर्ड जो है ये हीट के लिए यूज किया गया है, और क्राउड क्या सही है सोल्जर्स के लिए, ये क्वेश्चन है जिसको हमें डिसाइड करना है। ठीक है, अब देखिए ये सेंटेंस जो है हिंदी में अपवाद, इंग्लिश में एक्सेप्शन है। इसमें मल्टीपल
एरर्स की संभावना हो सकती है। ठीक है, मैं पहले बता देना चाहूंगा इस क्वेश्चन में मल्टीपल एरर्स की संभावना हो सकती है, इसलिए हम इसे चेक करेंगे उस लेवल तक जिस लेवल तक इसे करेक्ट किया जा सकता है। नॉर्मली कंडीशंस ऐसी होती हैं कि एक ही जगह एरर का पॉइंट होता है। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए मल्टीपल एरर्स के लिए बनाया गया जिससे आपको बेसिक एरर पता चले और साथ में पता चले कि ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो किन किन जगहों पे एरर की संभावना हो सकती है। इसीलिए इसे ध्यान से देखिएगा, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिस क्वेश्चन हैज। चलिए अब आंसर और एक्सप्लेनेशन पे आते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर किस हद तक क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आंसर क्या निकला सेंटेंस में। अब देखिए ये सेंटेंस जो है ये अपने आप में कुछ यूनिक है। यहां पर देखिए अ क्राउड ऑफ सोल्जर्स कहा गया था। सोल्जर्स के झुंड को क्राउड थोड़ी कहा जाता है, आर्मी कहा जाता है या रेजिमेंट कहा जाता है। इसीलिए एन आर्मी ऑफ या अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स होगा पहले, तो क्राउड की जगह पे या तो एन आर्मी लगा दें या फिर अ रेजिमेंट लगा दें, क्योंकि मैंने बताया था मल्टीपल एरर्स हो सकती है। तो या तो ये आंसर हो सकता है या ये, दो ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन क्राउड किसी भी हालत में नहीं होगा। एन आर्मी या अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स है। अब सोल्जर्स प्लूरल है, रिलेटिव प्रोनाउन इसको रेफर करेगा, ये प्लूरल है इसलिए ये प्लूरल हो जाएगा, तो वर तो सही है। वर मार्चिंग ऑल डे इन द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, वर आस्क्ड। अब देखिए वर आस्क्ड, अब ये बात किससे कही गई है? ये क्राउड से कही गई है, क्राउड ऑफ सोल्जर्स से कही गई है। ठीक है, तो यहां पर वर की जगह पर वॉज यहां पर लगाया जाएगा। वॉज आस्क्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स। ब्रेक देयर स्टेप्स का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप वॉकिंग और मार्चिंग with a rhythm, same rhythm as another person or group of people। ध्यान रखिएगा कि जब किसी पुल या बहुत बड़े ब्रिज से गुजर रही होती है आर्मी और सब के सब लोग तालमेल बैठाते हुए पैर से पैर मिलाते हुए, जो आर्मी का एक स्टैंडर्ड तरीका प्रोसीजर होता है मार्च करने का, वैसे चल रहे होते हैं, तो पता है क्या होता है? ऐसे में कई बार रेजोनेंस का फिनोमेना हो जाता है, और ऐसा ना हो जिससे पूरा का पूरा उनके हाथ पैर के रिदम के जो वाइब्रेशंस होते हैं उसके से मैच कर गया अगर पुल का वाइब्रेशन, तो रेजोनेंस हो जाएगी और पूरा पुल टूट सकता है। इसीलिए उनसे कहा जाता है कि वो अपने स्टेप्स को ब्रेक कर दे, मतलब एक जो रिदम में चलती है आर्मी उसमें ना चलें, फ्रीली मूव करते हुए चलें, क्योंकि उन्हें आर्मी को पूरी के पूरे रेजिमेंट को पूरे पुल को किसी ब्रिज को पार करना होता है। तो दे वर आस्क्ड टू डू व्हाट? टू ब्रेक देयर स्टेप्स, मतलब तालमेल तोड़ दें, तालमेल तोड़ के चले। ठीक है, वरना आर्मी बिल्कुल एक पर्टिकुलर तरीके से लेफ्ट राइट करती हुई जाती है, ये चीज मना हो जाती है। देखिए कितना साइंटिफिक फिनोमेना है इसमें इन्वॉल्व फिजिक्स का। ठीक है, दैट वाज एन इंटरेस्टिंग पार्ट दैट आई थिंक वी शुड नो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 8th वाले क्वेश्चन में क्या है? बर्ड्स ऑफ अ फेदर टीम टुगेदर is an English proverb which means that beings, typically humans of similar type, interest, personality, character or other distinctive attribute tend to mutually associate। अब इस सेंटेंस में कह रहा है कि birds of a feather team together, मतलब एक जैसे लोग एक ही जगह पे रहते हैं। birds of a feather team together, ये एक फ्रेज है, और इस फ्रेज का मतलब है, इंग्लिश प्रोवर्ब है, फ्रेज है आप कह सकते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो टिपिकली ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए कहा जाता है कि इंसान जो हैं वो जनरली ऐसे होते हैं कि एक जैसे सिमिलर टाइप के लोग, या जिनका इंटरेस्ट मिलते जुलते हो, दोनों लोगों की सोच समझ एक जैसी हो, या पर्सनैलिटी मिलती जुलती हो, या कैरेक्टर मिलते जुलते हो, या कोई और डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट हो उनका जो मेल खाता हो, ऐसे लोग जो हैं साथ में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके दोनों के खान पान, रहन सहन का तरीका, सोचने का तरीका, वर्क करने का तरीका अगर एक जैसा होता है तो ऐसे लोग हमेशा साथ में रहते हैं। ठीक है, तो कभी भी हम बात करते हैं कि एक फ्रेज की, एक प्रोवर्ब की, जिसका मतलब होता है बर्ड्स ऑफ फेदर टीम टुगेदर, तो इसका मतलब ये होगा कि एक जैसी सोच वाले लोग एक साथ रहते हैं। हिंदी में अगर कहा जाए तो ये मतलब निकलेगा। लेकिन अब हमें चेक करना है कि क्या ये फ्रेज सही है, तो लेट्स गो फॉर द आंसर्स। क्योंकि बर्ड्स के लिए वर्ड फ्लॉक यूज किया जाता है, ना कि टीम। टीम मेंबर्स के लिए और इंसानों के लिए और ह्यूमंस के लिए और स्पोर्ट्स के सेंस में यूज होता है। तो देखिए इसी लॉजिक के बेस पे देखें तो आंसर क्या बना कि यहाँ पर टीम नहीं होना चाहिए, फ्लॉक होना चाहिए, क्योंकि ये बना बनाया फ्रेज है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर कहा जाता है। ठीक है, एक फेदर वाली जो बर्ड्स होती है वो फ्लॉक टुगेदर, मतलब एक ही जगह पर रहती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नाउन के बेस पर कलेक्टिव नाउन का एरर था, जो टीम की जगह पे फ्लॉक था। ठीक है,
अब इसके बाद देखते हैं हम 9th क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। Wolves and dogs attack in groups as this is their natural instinct that ensures their survival in the woods. Wolves और dogs जो होते हैं वो ग्रुप में अटैक करते हैं क्योंकि ये उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, सहज प्रवृत्ति जिसे कहते हैं, जो इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है उनका सर्वाइवल जंगल में, मतलब वुड्स में। ठीक है, ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन है। अब यहाँ पर देखिए अटैक प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जा रहा है ग्रुप में। इन देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है जो इंश्योर करता है उनका सर्वाइवल वुड्स में। अब वुड्स तो सही है क्योंकि ये एस लगेगा तभी इसका मतलब फॉरेस्ट के सेंस में आएगा। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगर पहले नजर में तो कोई गलती जैसी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी इसमें गलती है। क्या है कि वुल्स और डॉग के झुंड को क्या कहा जाता है, अगर कहा जाए तो ये आंसर है कि वुल्स और डॉग्स जब हंट करते हैं और जब अपने ग्रुप में रहते हैं तो उनको ग्रुप नहीं कहा जाता है, उनको कहा जाता है ग्रुप की जगह पर देखिए पैक्स कहा जाता है। वुल्फ्स और डॉग पैक में हमला करते हैं हमेशा। ठीक है, इनके जो झुंड होते हैं उन्हें पैक्स कहा जाता है, ना कि ग्रुप्स। ग्रुप्स वर्ड जो है ये यूज किया जाता है इंसानों के लिए, जबकि पैक्स यूज किया जाता है वुल्फ्स और डॉग्स के झुंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ कलेक्टिव नाउन पैक होना चाहिए था प्लूरल फॉर्म में, वुल्फ्स और डॉग्स के लिए, ग्रुप इंसानों के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके बाद इसी के साथ हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे एरर डिटेक्शन कोर कांसेप्ट्स के आज के सेशन के, जो कि है 10th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखिए 10th क्वेश्चन का पार्ट क्या है यहाँ पर कि द बैंड ऑफ शिप्स वेटिंग इन द इंटरनेशनल वाटर्स इज रेडी टू डील विद एनी सिचुएशन इफ नेसेसरी। कह रहा है सेंटेंस की बैंड है शिप्स का, कई शिप्स का बैंड है एक जो वेट कर रहा है इंटरनेशनल वाटर्स में। अब देखिए वाटर को नॉर्मल कंडीशन में प्लूरल नहीं लिखा जाता, लेकिन वाटर्स लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है ओशन। ओशन के सेंस में बहुत ज्यादा पानी की मात्रा के लिए जब आप कहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम ओशन की जगह पर वाटर्स शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, सेंटेंस कह रहा है कि शिप्स का एक ग्रुप जो है वेट कर रहा है इंटरनेशनल वाटर्स मतलब ओशन में, और रेडी है किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो। हिंदी में ध्यान रखिएगा हम कहते हैं युद्धपोत, और इंग्लिश में जंगी बेड़ा जो हिंदी में जो कहा गया है उसके लिए जब वर्ड यूज करेंगे तो शिप्स के झुंड को बैंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि बैंड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है म्यूजिशियंस के लिए, अभी कुछ पहले क्वेश्चंस में देखा था हमने। तो शिप्स के झुंड को जो है वो फ्लीट नाम से जाना जाता है और यहाँ बैंड लिखा है, इसीलिए देखिए आंसर क्या निकला कि यहाँ पर बैंड की जगह पर जो वर्ड आएगा वो आएगा फ्लीट आएगा। ठीक है, शिप्स के लिए फ्लीट का वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक, देखिए इस तरह से कोर कॉन्सेप्ट्स ग्रामर के यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अब इसके क्वेश्चंस हमने जो लिए थे इनसे आपको एक बेसिक आइडिया क्लियर हुआ होगा, नाउन और सिंगुलर और प्लूरल से के बेस पर ये क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हिस्से पे, जो कि है पैरा कंप्लीशन का क्लोज टेस्ट है। ठीक है, अब क्लोज टेस्ट हमारे सामने है जो वोकैबुलरी पे आधारित है और साइंटिफिक पॉइंट पे है। तो अब देखते हैं मिसलियस क्वेश्चन में क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है, लाइफ दैट मे एग्जिस्ट और मे हैव एग्जिस्टेड इन द यूनिवर्स आउटसाइड ऑफ अर्थ, जिंदगी जो है वो यूनिवर्स में अर्थ के बाहर भी एग्जिस्ट की होगी या करती रही है। ठीक है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मतलब एलियंस के बारे में कहा गया है, जो है शायद एग्जिस्ट करती रही होगी। द सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, सर्च जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए मतलब एलियंस की जो लाइफ है, एलियंस होते हैं कि नहीं, इसकी जो सर्च है, जो इसके लिए एक्सप्लोर इंसान कर रहे हैं, जो उन्हें ढूंढना है। ठीक है, ये डिमांड करता है, ऑर्बिट करता है, वांट करता है, कॉल या एनकम्पासिस करता है। ठीक है, कॉल या एनकम्पासिस करता है मैनी फंडामेंटल साइंटिफिक क्वेश्चंस को। ठीक है, उसके बाद कह रहा है व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइफ के क्या हैं। कुड लाइफ हैव राइजन समवेयर, एवरीवेयर, हेयर, देयर या एल्सवेयर इन द सोलर सिस्टम, आर देयर अदर प्लैनेट्स लाइक अर्थ, क्या दूसरे प्लैनेट्स भी हैं अर्थ के जैसे। हाउ लाइकली इज द इवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंट लाइफ, ये कह रहा है कि कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है इवोल्यूशन की इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स के लिए कहा जाए तो। ठीक है, तो यहां देखिए फर्स्ट और सेकंड के लिए 5 ऑप्शंस मौजूद है जिनमें से हमें आंसर डिसाइड करना है। जो भी आंसर आपको सही लगे पहले आप डिसाइड कर ले और उसके बाद आंसर पे जाएंगे, इनके आंसर एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं इसके हिसाब से। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, विच एस्पेक्ट्स, एसेट्स,
पॉसिबिलिटी, सिचुएशन या कंडीशन ऑफ लिविंग सिस्टम्स आर नेसेसरी, कौन कौन सी लिविंग सिस्टम्स के लिए ज़रूरी हालात हैं, सिचुएशन है, कंडीशन है, एस्पेक्ट्स है, ये कोई नहीं जानता है। इन द सेंस, इस सेंस में कि लिविंग सिस्टम्स जो हैं हर जगह पे हो सकते हैं, मस्ट हैव देम, हर जगह पे कुछ ना कुछ लिविंग सिस्टम्स होंगे। कोई चीज़ अगर जीवित है तो उसके कुछ पर्सपेक्टिव्स तो होंगे ही, कुछ पॉसिबिलिटीज तो होंगी, एंड विच आर कॉन्टिजेंट्स, इवेंट या प्रॉपर्टीज या आइडिया या प्लान इन द सेंस, इस सेंस में कि दैट दे आर द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन एक्सीडेंट्स, कि कह रहा है कि जो भी लाइफ पूरे वर्ल्ड में, अंतरिक्ष में कहीं भी हुई है, चाहे वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्यों ना हो, वो किसी इवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत हुई है। कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई एकदम से चांस की बात रही होगी जिसकी वजह से इवोल्यूशन के स्टेज में जिसकी वजह से हुई होगी। सच दैट एल्सवेयर, कि अगर इस प्रकार से हुई है कि अगर कहीं और डिफरेंट क्या ऑर्डर, सीक्वेंस या सिस्टम या एक्टिविटीज या टर्न्स होता, किसी और जगह पे इवेंट्स हुए होते, माइट हैव लेड द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, अगर अर्थ की जगह कहीं और पर लाइफ उपजी होती या इवोल्यूशन हुआ होता और जिंदा लोग होते और अलग अलग क्रीचर्स होते, एलियंस होते, तो शायद किसी और बेस फॉर्म पे हुए होते, तो उनकी जो संभावनाएं होती वो अलग तरीके की होती, उनकी प्रॉपर्टी शायद अलग तरीके की होती, फिर इंसान जैसे वो क्रीचर्स नहीं होते, किसी और प्रकार के होते। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो इनमें से हमें आंसर्स को डिसाइड करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इसका। In this respect, the discovery of even a single example of extraterrestrial life, no matter how primary, assets, possibility, elementary या condition, कह रहा है कि इस रेस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो डिस्कवरी जो है एक सिंगल लाइफ के एग्जांपल की, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन लाइफ फॉर्म की जो है, चाहे वो प्राइमरी हो, एलिमेंट्री हो, एसेट्स हो या कंडीशन या पॉसिबिलिटी हो, इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, would represent a fundamental revolution in science, ये एक फंडामेंटल रिवॉल्यूशन होता साइंस में अगर कहीं भी और जगह पर लाइफ उपजी होती अर्थ के अलावा। डू अ वास्ट कॉन्टिजेंट्स या इवेंट या प्रॉपर्टीज या आइडिया या एरे ऑफ बायोलॉजिकल थीम्स, कह रहा है कि वास्ट मतलब अलग अलग तरीके के, बहुत भव्य मतलब एक्सीडेंट्स, जो इवेंट्स जो हुए होंगे बायोलॉजिकल थीम्स के, एंड काउंटर पॉइंट्स, कंपैरेटिव मैच या पेयर या सिस्टम जो है एग्जिस्ट करता है कहीं और इस यूनिवर्स में, और देयर आर प्लेसेस विद लिविंग फंगस कंपेयर्ड विद विच अर्थ्स वन ट्यून इज अ बिट थिन एंड रीडी। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस कह रहा है कि जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट की होगी लाइफ, अगर इस लाइफ के फॉर्म के अलावा कहीं एग्जिस्ट करती, कहीं और एग्जिस्ट करती, जैसे कि लिविंग फंगस है जो अर्थ में है, हमारे यहाँ जो फंगस उगता है, जो फर्न का पौधा उगता है, उसके मुकाबले में कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ कहीं और अगर लाइफ के फॉर्म उपजे होते तो उसी जैसे होते, कुछ चेंज भी हो सकता था। और इज अर्थ द ओनली ट्यून अराउंड, और क्या ऐसा भी है कि सिर्फ अर्थ ही एकमात्र पॉसिबिलिटी है लाइफ की पूरे ब्रह्मांड में? तो यहाँ पर देखिए पूरा साइंटिफिक फिनोमिना है, और साइंटिफिक फिनोमिना होने की वजह से उसी से रिलेटेड वर्ड्स के आंसर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। लास्ट वाले पार्ट में इसके बाद हम आते हैं, देखिए क्या है इसका। लाइफ अर्थ में जो है वो स्ट्रक्चरली बेस्ड है कार्बन में, भाई जाहिर सी बात है हम कार्बन के एटम से बने हुए हैं, कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और अदर एलिमेंट्स हैं। यूजेस वाटर जो है इंटरेक्शन मीडियम के लिए यूज होता है, सारे जीवों में वाटर का यूज किया जाता है चीज़ों को पहुंचाने के लिए। फॉस्फोरस होता है और फॉस्फेट बॉन्ड होता है टू एन ऑर्गेनिक मेटल, या हम कह सकते हैं ग्लास, अलॉय या वाटर। ठीक है, इनमें से कोई एक वर्ड आएगा यहाँ पर। ठीक है, फॉस्फेट बाउंड, ये फॉस्फेट किससे जुड़ता है? ऑर्गेनिक से, अलॉय से, या मेटल, वाटर या ग्लास से, रेसिड्यू के रूप में। ठीक है, इसके रेसिड्यू के मतलब बची हुई चीजें जो होती हैं रेसिड्यू कहते हैं। इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज, ये किसके लिए जरूरी होता है? एनर्जी स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। सल्फर जो होता है वो सल्फर इन्वॉल्व होता है 3 डायमेंशनल कंटीजेंट्स में, इवेंट्स में, कॉन्फ़िगरेशन में, आइडिया में या एरे में ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, एंड अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट स्मॉलर कॉन्सेंट्रेशंस में होते हैं, कम कॉन्सेंट्रेशंस में भी बाकी के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। मस्ट दीज पर्टिकुलर एटम्स बी द एटम्स ऑफ लाइफ एवरीवेयर, अगर इस तरीके के एटम्स कहीं सब जगह मौजूद होते जैसे कि हैं इस समय, और माइट देयर बी वाइड रेंज ऑफ एटॉमिक पॉसिबिलिटीज इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, और शायद ये पॉसिबिलिटी अगर कहीं और होती, किसी और जगह पे होती,
तो शायद किसी डिफरेंट रेंज ऑफ एटॉमिक पॉसिबिलिटीज़ की वजह से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ शायद कुछ और ही होती या क्या हो सकती है। तो ये जो पैराग्राफ दिया गया है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है एक स्पेक्यूलेशन पे बेस्ड है, एक थ्योरी पे बेस्ड है कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती थी अगर लाइफ अर्थ के अलावा कहीं और उपजी होती तो कैसी होती। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब रिलेटिव मैनेजमेंट ऑफ पार्ट्स और एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है? तो अब देखिए इसके बाद हम आते हैं आंसर एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे। देखिए आंसर एक्सप्लेनेशन किस तरह से इसमें निकला। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है, जो एग्जिस्ट करती है हमारे प्लैनेट पे, मे हैव एग्जिस्टेड इन द यूनिवर्स आउटसाइड द अर्थ अगर है, तो द सर्च फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए जो सर्च है वो एनकम्पास करती है। एनकम्पास करती है मतलब सराउंड करती है या होल्ड करती है विद इन। उसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं हमें। देखिए यहाँ पर ऑर्बिट तो कहा जाता है अलग अलग प्लैनेट्स के लिए, वांट इंसान के लिए, डिमांड इंसान के लिए होती है। और यहाँ कहा गया है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब एलियन लाइफ की जो सर्च है उसमें क्या क्या चीजें निहित है, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। मैनी फंडामेंटल साइंटिफिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, दैट आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है लाइफ के लिए जो है, वो सब आते हैं। कुड लाइफ, अगर लाइफ राइज हुई होती कहीं भी और, ठीक है, सोलर सिस्टम में, ठीक है, एवरीवेयर कहे मतलब सब जगह, ठीक है, समवेयर मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे। कह रहा है अगर लाइफ किसी भी और जगह उपजी होती पूरे सोलर सिस्टम में तो वो कैसा इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म होता, ये सोचने की बात है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एल्सवेयर वर्ड सबसे सही बैठेगा। इसके बाद ये जो है नेक्स्ट में देखिए क्या आंसर के पॉसिबिलिटी बनती है। नो वन नोज विच एस्पेक्ट्स, कोई नहीं जानता कौन कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते थे, मतलब पॉसिबिलिटीज हो सकती थी लाइफ सिस्टम्स की। अब देखिए आर नेसेसरी प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल होना चाहिए, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी होता है, इसलिए एस्पेक्ट सही हो गया। तो ये आंसर सिर्फ ग्रामर के बेस पे था, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ आर की वजह से एस्पेक्ट्स वर्ड सबसे अच्छा है, वरना सिचुएशंस और कंडीशंस प्लूरल होता तो फिर आंसर डिसाइड करना मुश्किल हो जाता, ठीक है। इस सेंस में लिविंग सिस्टम्स सम एवरीवेयर जो है मस्ट हैव देम, और जहां भी लाइफ उपजती वहां पर जो पॉसिबिलिटीज होती वो उनकी सिस्टम्स में होती। एंड विच आर कंटीजेंट्स मतलब ये एक्सीडेंटल थे, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द सेम कंट्री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कहते हैं हु आर अटेंडिंग एन इवेंट और केस और इवेंट, ठीक है, उसको हम कंटीजेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर इस वर्ड का मतलब एक्सीडेंटल है। ये कह रहा है कि अगर किसी जगह पे लाइफ और उपजी होती, ठीक है, सम मस्ट हैव देम एंड विच आर, तो उसके एक्सीडेंटल पॉइंट्स क्या होते इस सेंस में, मतलब क्या क्या परिस्थिति हो सकती थी, किस तरह से उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती और किस तरीके से उस पर्टिकुलर लाइफ के स्टार्टिंग इवेंट को देखने के लिए कौन कौन सी एलियन स्पीशीज मौजूद होती, ये कहना चाह रहा है इस सेंस में दैट आर रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशनरी एक्सीडेंट्स। और कई बार ऐसा लगता है जैसे जिंदगी एक तरीके की एक एक्सीडेंटल फॉर्म है, कोई एक चांस की बात है कि कहीं पर किसी प्रकार का जीवन जो है की उत्पत्ति हो गई है। एल्सवेयर तो फिर अगर डिफरेंट जगह पे होती तो फिर डिफरेंट सीक्वेंस में होती, ठीक है, मतलब अलग तरीके के ताने बाने में होती, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर्स इंसानों के लिए होता है, एक्टिविटीज टर्न्स का सिस्टम का मतलब नहीं होता। यहाँ पर डिफरेंट कह रहा है, प्लूरल के सेंस में कह रहा है, और ये कह रहा है कहीं और अगर लाइफ फॉर्म पूरे ब्रह्मांड में होता अर्थ के अलावा तो फिर वो डिफरेंट सीक्वेंस में होता इवेंट्स के, मतलब उसके सीक्वेंट जो इवेंट्स होते जिनके बाद लाइफ पनपी होती वो अलग तरीके से होती, और इस वजह से शायद उसकी प्रॉपर्टीज भी लाइफ की अलग होती, अलग अलग तरीके के जीव होते। अब देखिए इसमें लास्ट वाले पार्ट में क्या है। इन दिस रिस्पेक्ट डिस्कवरी ऑफ इवन अ सिंगल एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की अगर बात की जाए, नो मैटर हाउ एलिमेंट्री, चाहे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ कैसी भी हो, कितनी भी एलिमेंट्री मतलब कितनी भी मामूली हो, एलिमेंट्री मतलब बेसिक हो, कितनी भी बेसिक हो, किसी भी फॉर्म या सब्सटेंस में हो, रिप्रेजेंट करता है फंडामेंटल रिवॉल्यूशन साइंस में। अगर पूरे ब्रह्मांड में अर्थ के अलावा कहीं भी लाइफ मिलती है, चाहे कितना भी वायरस के फॉर्म में, बैक्टीरिया के फॉर्म में ही मिले, इस फॉर्म में भी बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा साइंस के लिए। एक वास्ट कंटीजेंट्स या इवेंट्स या प्रॉपर्टीज या आइडिया की जगह पर एरे वर्ड आएगा। एरे का मतलब होता है रेंज, एक वाइड एरे ऑफ, एक वास्ट रेंज जो है बायोलॉजिकल थीम्स जो है हो सकती थी, और साथ में काउंटर पॉइंट्स हो सकते थे, मतलब कॉन्ट्रास्ट हो सकता था या सेटिंग हो सकती थी किसी चीज के पर्टिकुलर बैठ जाने की, सही एग्जिस्ट करती थी यूनिवर्स की। और आर देयर प्लेसेस, और ऐसे भी प्लेसेस हो सकते थे जहां लिविंग फंगस हो सकता है, जो कि कंपेयर किया जाए अगर अर्थ से
तो शायद उनसे उस जो अर्थ में फंगस होता है उसके मुकाबले में बिट थिन होता या रीडी होता, या अर्थ द ओनली ट्यून, या क्या ये हम समझे कि अर्थ ही एकमात्र जगह है जहां पर लाइफ पनपी। तो देखिए यहाँ जितने भी आंसर्स इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में थे, पैसेज में थे, वो सारे के सारे एसोसिएटेड थे साइंटिफिक टर्म से। ध्यान रखिएगा, क्लोज टेस्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि क्लोज टेस्ट सिर्फ इस बात पर आधारित होता है कि जो पैसेज दिया गया है उससे संबंधित वर्ड्स के आंसर होने की संभावना बाकी के वर्ड्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छी होती है, चाहे वो कुछ भी हो। इसीलिए साइंटिफिक था तो साइंटिफिक वर्ड्स को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, ये क्लोज टेस्ट की प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लास्ट पार्ट पे। कह रहा है कि लाइफ और अर्थ पे, जो लाइफ जिस तरह से उपजी है, दैट इज स्ट्रक्चरली बेस्ड है कार्बन पे, हाइड्रोजन पे और साथ में नाइट्रोजन पे। अदर एलिमेंट्स जो हैं यूज कैसे करते हैं वाटर को एक इंटरेक्शन के मीडियम के रूप में, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, इसी तरह से फॉस्फेट बॉन्ड जो होता है टू एन ऑर्गेनिक रेसिड्यू, ऑर्गेनिक रेसिड्यू के रूप में होता है। ठीक है, एन लगा है तो जाहिर सी बात है मेटल हो नहीं सकता, ग्लास नहीं हो सकता, वाटर नहीं हो सकता। अलॉय तो अलग अलग मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता क्योंकि लाइफ फॉर्म के लिए ऑर्गेनिक फॉर्म होता है तो ऑर्गेनिक होगा। इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज के लिए इसकी जरूरत होती है किसकी, फॉस्फेट बॉन्ड की। और सल्फर इन्वॉल्व होता है थ्री डायमेंशनल, किसमें, कंटीजेंट्स, इवेंट या कॉन्फ़िगरेशन या एरे की बात की जाए तो कॉन्फ़िगरेशन एक सही आंसर है। ये भी हो सकता है, देखिए इसमें दो आंसर हो सकते हैं, दैट इज एरे या कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन थ्री डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन में ही होगा। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन मींस रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स, किस कॉन्फ़िगरेशन में है, किस ऑर्डर में है, ये कहा जाए। तो इसके बेस पर ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन ये आंसर ज्यादा बेहतर बैठेगा यहाँ पर इसकी जगह पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन में प्रोटीन्स होते हैं, अदर एलिमेंट्स होते हैं, प्रेजेंट इन स्मॉलर कॉन्ट्रैक्शंस में होते हैं, अलग कॉन्सेंट्रेशंस में हो सकते हैं। मस्ट दीज पर्टिकुलर एटम्स बी द एटम्स ऑफ लाइफ, कहीं और ये एटम्स अगर होते लाइफ के लिए फॉर्म्स में तो माइट देयर बी अ वाइड रेंज ऑफ एटॉमिक पॉसिबिलिटीज, तो बहुत वाइड रेंज ऑफ एटॉमिक पॉसिबिलिटीज हो सकती थी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में शायद। तो देखिए ये स्पेक्यूलेटिव पैसेज था जिसमें ये बात की संभावनाओं की जानकारी की गई थी कि अगर लाइफ अर्थ के अलावा किसी और जगह पे होती तो कितनी और नई नई पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। ठीक है, पैसेज साइंटिफिक चीजों से रिलेटेड है तो उसी से रिलेटेड आंसर्स ऑप्शंस में ज्यादा अच्छे बैठेंगे। ठीक है, देखिए लास्ट में तो दोनों ही आंसर बिल्कुल सही थे, लेकिन ये ज्यादा बेहतर लिया जाएगा क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन इसके मीनिंग को सही से स्पेसिफाई कर रहा है। थ्री डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए यूज किया जाता है कॉन्फ़िगरेशन वर्ड। ठीक है, तो देखिए आज के सेशन में हमने दो अलग अलग चीजें बात की। पहले तो हमने एरर डिटेक्शन के बेस पे कोर कॉन्सेप्ट्स की बात की, और उसके बाद हमने बात की कि किस तरीके से मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं और मिसियस क्वेश्चंस जो होते हैं उसके अंतर्गत हमने एक क्लोज टेस्ट को डिस्कस किया जिसमें बहुत वैरायटी ऑफ वर्ड्स, मिलते जुलते वर्ड्स थे जिनमें आंसर डिसाइड करना ट्रिकी था। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया हो। थैंक यू एंड टेक केयर।